जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कमलेश सेन लेखन पठन एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th के आईएमपी प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट में पहला वाला क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। इसमें फिर दूसरा आईएमपी प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। और इसका जस्ट एक विपरीत प्रश्न और आता है, केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तित करने के लिए। तो ये दोनों प्रश्न आपको करना है। अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए जिस प्रश्न के बारे में मैं कह रहा था, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए, ये वाला प्रश्न भी। फिर प्रश्न नंबर 9, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है। अगला सेम है, सामान्यतः ठोस की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़ों को पानी में तैरते हुए देखा होगा, समझाइए ऐसा क्यों होता है। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्म एवं शुष्क दिनों में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गलनांक को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, गलनांक और क्वथनांक में अंतर लिखिए। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक। अगला है, कारण बताएं कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे हम रखते हैं। नेक्स्ट है, गर्मा गर्म खाने की गंध हमें कई मीटर दूर तक ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। गर्मियों में मटके या घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। नेक्स्ट है आपका, गर्मियों में हमें सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए। पांचवा है आपका, उबलते हुए जल अथवा भाप से जलन की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था में परिवर्तन को नामांकित करें। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है उसको दिखाना है आपको। अब अगला वाला प्रश्न है आपका, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। चैप्टर सेकंड में आ जाते हैं हम। चैप्टर सेकंड में आपका फर्स्ट प्रश्न है आपका, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर। नेक्स्ट है आपका, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। अगला प्रश्न है आपका, निक्षेपण किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम। नेक्स्ट है आपका, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण। अगला प्रश्न है आपका, समांगी एवं विषमांगी विलयन में कोई दो अंतर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निलंबन क्या है और निलंबन के गुणधर्म। ये दोनों ही प्रश्न आपको देखना है। विलयन की सांद्रता बताने वाले कोई दो विधि। फिर इसके बाद में निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन पिघलना, अलमारी में जंग लगना, ये सभी आपको देखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन रासायनिक है। तो इनमें से आपको देखना है रासायनिक कौन सा परिवर्तन है। मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है आपका, समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। निम्न को उदाहरण सहित व्याख्या करना है। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड विलयन और निलंबन। अगला प्रश्न है आपका, ये निलंबन क्या है। तो निलंबन
और निलंबन के कोई 2 गुणधर्म। जो पीछे अपने प्रश्न था उसका आंसर है निलंबन क्या है। कोलाइट के कोई 4 गुणधर्म। इसके बाद में चैप्टर 3 में आ जाना है। हमें चैप्टर 3 में देखते हैं हम क्वेश्चन। चैप्टर 3 में परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, एक परमाणु को आंखों से देखना क्यों संभव नहीं है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है इसमें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। निश्चित कोष्टक में स्थिर अनुपात का नियम। प्रश्न दोनों तरीके से आ सकता है ये वाला, निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट है आपका, अणु और परमाणु में अंतर कोई 2। नेक्स्ट है आपका, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। एक आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। यहाँ पे आपको सूत्र लिखना है, तो निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 1, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नीचे प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के इनके नाम लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 3 है, तो तीसरे का देखना है कैल्शियम एवं फ्लोरीन। सेकेंड है आपका हाइड्रोजन एवं सल्फर। ये सभी आपको इनके निर्मित यौगिक के सूत्र बताना है। अगला है आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 3 अभिग्रहित लिखिए। ये स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पुनः आ गया है प्रश्न। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। चैप्टर 4 देखिएगा, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में सबसे पहला प्रश्न है, केनाल किरणें क्या है। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो तो आवेश क्या होगा, आवेश होगा या नहीं। नील्स बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकों के नाम। कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण, ये भी आपको समझाना है। थॉमसन का परमाणु मॉडल दिखाना है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी। कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुणधर्म, ये आपको दिखाना है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताइए। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु के अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक व संकेतों के इनके नाम लिखना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, इनके नाम लिखना है। बोरबरी स्कीम क्या है। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या हैं। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है आपको। अगला प्रश्न है आपका, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या करना है। संयोजकता क्या है। मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम की संयोजकता लिखिए। थॉमसन, रदरफोर्ड एवं बोर के परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। यहाँ पे आपको प्रश्न दिया है, समस्थानिक, समभारिक और समस्थानिकों के उपयोग। तो प्रश्न आते हैं, ये समस्थानिक क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। समभारिक क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। और समस्थानिकों के उपयोग, ये आपको दर्शाना है यहाँ पर। अगला चैप्टर आ गया है आपका
चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका जो है आपका कोशिका से संबंधित चैप्टर है। पहला वाला प्रश्न है आपका, कोशिका की खोज कब और किसने की थी? प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? दो ऐसे अंगकों के नाम बताइए जिनमें अपना आनुवंशिकी पदार्थ होता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? रसधानी का क्या कार्य होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य, लवक के 2 कार्य और जंतु कोष्ठक में प्राणी कोशिका का नामांकित चित्र बताना है आपको। एक पादप कोशिका का नामांकित चित्र, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, कोशिका का कौन सा अंगक कोशिका का बिजली घर कहलाता है और क्यों? अगला प्रश्न है आपका, लाइजोसोम के कार्य लिखिए। लाइजोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अर्धसूत्री विभाजन क्या है? अगला प्रश्न है आपका, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? किन्हीं 5 कोशिकांगों के नाम एवं एक एक के कार्य लिखना है आपको। अध्याय 6 आ गया है। अध्याय 6 ऊतक टिश्यू जिसे हम बोलते हैं। तो अध्याय 6 से आपको ऊतक को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण दीजिए। पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? पादपों के सरल ऊतकों के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखिए। फ्लोएम के संघटक अवयव कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। पौधे में सरल ऊतक जटिल ऊतक किस प्रकार से भिन्न होते हैं? जाइलम ऊतक के कार्य और रंध्र के कार्य। हृदय पेशी का विशेष कार्य। एरिओलर संयोजी ऊतक के कोई 2 कार्य। ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशी में कोई 2 अंतर। तीनों प्रकार की पेशियों रेशों में केवल चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करना है। पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में 2 अंतर। स्क्लेरेन्काइमा एवं कोलेन्काइमा में 2 अंतर। रेखित आरेखित तथा कार्डियक हृदयक पेशियों में संरचना स्थिति के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना है। हृदयक कार्डियक पेशी का नामांकित चित्र। विभिन्न प्रकार के, प्रश्न नंबर 13वां है यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के जटिल स्थायी ऊतकों के नाम एवं उनके कार्य। तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन। तंत्रिका ऊतक क्या है, इसकी संरचना का सचित्र वर्णन। तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका ऊतक का वर्णन। ये इसमें आपको न्यूरॉन का नामांकित चित्र ऐसे करके भी आ सकता है। तो ये 4 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, फ्लोएम तथा जाइलम में अंतर स्पष्ट कीजिए। हृदय पेशी का सचित्र वर्णन। अब अध्याय 7 आ गया है। अध्याय 7 गति मोशन। अध्याय 7 में आपको त्वरण की परिभाषा, एसआई पद्धति में मात्रक लिखिए। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण भी बताना है। अगला प्रश्न है, अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। इसका नेक्स्ट है जस्ट इसका विपरीत, सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण दीजिए। मंदन को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी लिखिए। दूरी और विस्थापन में अंतर। अगला प्रश्न है, औसत चाल किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न है आपका,
चाल और वेग में अंतर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूरी और विस्थापन में अंतर। अगला प्रश्न देखेंगे हम अध्याय 8 का। अध्याय 8 के प्रश्न देखेंगे तो अध्याय 8 के प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न है आपका, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों? जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था में से गतिशील होती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी कैसे खींच पाता है। अगला प्रश्न है आपका, जब किसी छड़ी से दरी कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। बल क्या है? बल का एसआई मात्रक समझाइए। अगला प्रश्न है आपका, समान आकार एवं समान आयतन वाले एल्यूमिनियम, स्टील एवं कास्ट से बने हुए ठोस हैं, उनमें से किसका जड़त्व सर्वाधिक होगा और क्यों? अगला बल है, संतुलित बल किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है आपका 10वां वाला, जड़त्व से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का, न्यूटन गति का तृतीय नियम। इसमें न्यूटन के तीनों नियम आपको याद रखना है, न्यूटन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। अगला प्रश्न है आपका, घर्षण क्या है? घर्षण को समझाइए। घर्षण कम करने के उपाय, ये इधर दिया है, न्यूटन के गति के तीनों नियम लिखिए। ये तीनों आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वाला चैप्टर है आपका गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में हम स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण में दिया है, सबसे पहला प्रश्न है, मुक्त पतन क्या है? अगला प्रश्न है आपका, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, और क्यों? उत्प्लावकता एवं उत्प्लावन बल से आप क्या समझते हैं? पानी की सतह पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है, स्पष्ट कीजिए। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए। प्रणोद किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक लिखिए। दाब किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या समझते हो? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है? या फिर इसे दूसरे तरीके से गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का बना जहाज पानी में नहीं डूबता है? ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम से प्रश्न नंबर 15वां उसका सूत्र पूछ रहा है। पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम याद करने का सूत्र। अगला है आपका, क्या कारण है कि कार्क पानी पर तैरता है जबकि कील पानी में डूब जाती है? यह आपका प्रश्न आ गया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व है। अगला प्रश्न है आपका, द्रव्यमान एवं भार में अंतर। न्यूटन के सार्वत्रिक नियम से आप क्या समझते हैं? इसकी व्याख्या कीजिए। आर्किमिडीज के सिद्धांत तथा इसके अनुप्रयोग और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए तथा इसका महत्व, जो अपन पीछे देख चुके हैं ये प्रश्न। अगला चैप्टर है आपका अध्याय 10, कार्य एवं ऊर्जा। अध्याय 10 में सर्वप्रथम हम किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है
एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थित ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है आपका, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा में अंतर, कार्य शक्ति और ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। अध्याय 11 ध्वनि। पहला वाला प्रश्न है आपका, आपको विद्यालय की घंटी की ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं? तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है? प्रबलता या तारत्व? इकोकार्डियोग्राफी से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 5वां है, अनुमान लगाइए कि निम्नलिखित में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है? प्रश्न नंबर 9वां है, आवृत्ति को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। प्रश्न नंबर 10वां है, ध्वनि के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 11वां है, अनुरणन क्या है और अनुरणन को कम करने के उपाय। अवश्रव्य ध्वनि एवं श्रव्य ध्वनि में कोई दो अंतर। सोनार युक्ति के दो उपयोग लिखिए। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 3 व्यावहारिक उपयोग। प्रश्न नंबर 2 है आपका, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करते हैं? प्रश्न नंबर 3 है आपका, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला है, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती है? प्रश्न नंबर 5वां। अगला प्रश्न है आपका, अनुरणन क्या है, इसे कम करने के उपाय। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 7वां है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग। अब चैप्टर 12 खाद्य संसाधनों में सुधार। प्रश्न नंबर 1 है आपका, अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रश्न नंबर 2 है आपका, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल को प्रभावित करते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है? अगला प्रश्न है आपका, वृहद पोषक तत्व क्या है और इन्हें वृहद पोषक तत्व क्यों कहते हैं? पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियाँ तथा जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है? अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, अंतरा फसलीकरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मिश्रित फसल क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न देखिए, खरपतवार किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं? अगला प्रश्न है आपका, कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित में से को समझाइए। यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद एवं जैव उर्वरक को आपको समझाना है। इसका आंसर है इधर। मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खियों कौन से 3 ऐच्छिक गुण होने चाहिए? 2 गुण लिखिए। प्रश्न नंबर 11वां है। अगला प्रश्न है आपका, खाद एवं उर्वरक के गुणों की तुलना कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, अंतरा फसलीकरण क्या है, इसके लाभ? पीछे भी हो चुका है। फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु 3 उपाय।
मिश्रित खेती से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ। फसल चक्र क्या है? फसल चक्र के प्रमुख सिद्धांत एवं इसका महत्व लिखिए। तो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 12 तक हमने आईएमपी प्रश्न देखे हैं। इन्हीं को आप कर लीजिए। आपका 99% आपका पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। रहे आपके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो हम अगले वाले नेक्स्ट सेशन में हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।